ये झाइयाँ किसी पहेली से कम थोड़ी ना है। क्यों हुई, कैसे हुई, कब और कितने दिनों में ठीक होंगी और कौन सा इलाज काम करेगा, कुछ समझ ही नहीं आता। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। साथ ही जो आपकी कॉमन क्वेरीज हैं उनके भी मैं जवाब दूंगी। थैंक्स टू ऑल ब्यूटीफुल आइज वॉचिंग माई चैनल। मैं डॉक्टर वंदना, आपकी मुलाजमा सक्सेस स्टोरी में आपकी साथी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपकी कॉमन क्वेरीज हैं उन पे। तो आजकल ना एक कमेंट बहुत ही ज़्यादा आता है, एक क्रीम के बारे में पूछते हैं। उस क्रीम का नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन वो क्रीम जो है वो काफ़ी फेमस हो रही है झाइयाँ ठीक करने के लिए। मतलब जल्दी जल्दी झाइयाँ ठीक करती है और फेयरनेस भी लाती है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि मार्केट में कोई ऐसी क्रीम आई है जो कि झाइयाँ ठीक कर रही है। ऐसी क्रीम्स टाइम टू टाइम्स आती रही हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आज तक ऐसी कोई भी क्रीम नहीं बनी जो कि झाइयों को विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट पूरी तरीके से 100% ठीक कर सके। कुछ हद तक रिलीफ दे सकती हैं, लेकिन पूरी तरीके से ठीक नहीं करती और बहुत जल्दी जल्दी इफेक्ट भी नहीं आता है। देखिए, अगर कोई भी ऐसी क्रीम है, अगर कोई एलोपैथिक क्रीम है, तो वो जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं उनको ज़रूर पता होगा। उन्हें नहीं पता होगा तो किसे पता होगा। अगर कोई आयुर्वेदिक क्रीम है तो आयुर्वेदिक डॉक्टर को, होम्योपैथिक क्रीम है तो होम्योपैथिक डॉक्टर्स को, और अगर यूनानी क्रीम है तो यूनानी डॉक्टर्स को ज़रूर पता होगी। तो पहले क्या होता था ना कि ऐसी जब क्रीम्स आती थी तो उन पे इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन नहीं होती थी। तो धीरे धीरे लोगों को पता चल गया कि इस पे तो कोई इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं है, ये क्रीम लगाना डाउटफुल है। और बाद में लोगों पे उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी देखे गए। लेकिन अभी क्या होने लगा है ना कि कुछ क्रीम्स आ रही हैं जिन पे कुछ इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, जैसे कि विटामिन सी, नायासिनामाइड एसिड या फिर कोजिक एसिड, इस तरीके के कुछ इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं। तो फिर लोगों को लगता है यार ये क्रीम तो सही है और इंग्रेडिएंट्स भी अच्छे हैं, ये हमें लगा लेना चाहिए। लेकिन कोई भी क्रीम जिनमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ना, वाइटनिंग इफेक्ट नहीं देती है एक्चुअली में, और ना ही जल्दी जल्दी झाइयों पे असर लाती है, बल्कि झाइयों पे जल्दी असर आता ही नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों ने और मैंने भी जो इनके एक्टिव फॉर्म्स हैं ना, जो इनके सीरम आते हैं, उनका इस्तेमाल कर रखा है। मैंने हर सीरम का इस्तेमाल कर रखा है, ये नहीं कुछ महीने सालों तक इस्तेमाल कर रखा है जितने भी सीरम है, और उनसे किसी से भी ना झाइयों पे असर आया, ना ही कोई वाइटनिंग इफेक्ट दिखा। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया होगा, कोई इफेक्ट नहीं दिखा होगा। तो आप खुद सोचो, जो चीज़ एक्टिव फॉर्म में इफेक्ट नहीं दिखा रही है वो चीज़ किसी क्रीम के अंदर कैसे इफेक्ट दिखा देगी, क्योंकि सीरम में तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा होती है, वो चीज़ ज़्यादा असरदार होती है। तो मैं तो वाइटनिंग क्रीम्स पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती, और मैं नहीं रिकमेंड करूँगी किसी को भी कि आप वाइटनिंग क्रीम लगाओ, किसी भी नाम से आ रही हो, कोई सी भी आ रही हो। इससे तो अच्छा है कि अगर आप जो ये स्किन लाइट आती हैं, मेलालाइट आती है, ये लगाओ। कम से कम उस पर आपको पता तो है कि कौन सा स्टेरॉइड है, हाइड्रोक्विनोन कितनी परसेंटेज में है, ट्रिटिनोइन कितनी परसेंटेज में है। और आप ऐसी क्रीम लगाओ एक जिसके अंदर कुछ मिला रखा है, आपको पता ही नहीं है। फिर भी अगर आप में से कोई भी ना ये क्रीम यूज़ करना चाहता है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी ना कि जो हमारा फेस है ना, वो तो बहुत ही प्रीशियस है। आप डायरेक्टली उस पर इस्तेमाल ना करो, आप एक डिब्बी परचेज़ करो, और सबसे पहले ना अपने हाथ के किसी एक हिस्से पे, जैसे जो हमारी कोहनी होती है वो बहुत डार्क होती है, तो एक पॉइंट, उस पर छोटा सा पॉइंट मार्क कर लो और उसी पे ना आप डेली लगाओ। आप ना 10-15 दिन लगा के देखो क्या वहाँ का जो कलर है बाकी स्किन से जल्दी जल्दी गोरा हो रहा है। अगर जल्दी जल्दी गोरा हो रहा है तो ये डाउटफुल है। उसके बाद आप क्या करो ना, 10-15 दिन आपने लगा लिया, फिर उसको छोड़ के भी देखो कि क्या वो पहले जैसा हो रहा है या पहले से ज़्यादा ख़राब हो रहा है। आप ये पूरी तसल्ली करने के बाद ही उसे फेस पर लगाओ, क्योंकि ना कुछ क्रीम्स के अंदर स्टेरॉइड मिक्स होती हैं, और स्टेरॉइड्स का तो पता ही है हमें कि जो साइड इफ़ेक्ट हो जाए ना, वो काफ़ी हद तक रिवर्स करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, कई बार इरिवर्सिबल भी हो सकता है। दूसरी, लोगों को ना स्टीम को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज हैं, क्योंकि मैंने जो अपना स्किन केयर रूटीन शेयर किया उसमें मैंने स्टीम लेते हुए दिखाया कि मैं डेली स्टीम लेती हूँ। मैंने यहाँ तक बताया कि मैं दिन में 2-2 बार भी स्टीम ले रही हूँ। लेकिन ना लोग शायद वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं और पूरी बात सुनते नहीं हैं। तो मैंने ये बताया कि मुझे हाल फिलहाल में एक्ने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, जिसके कारण मैं स्टीम ले रही हूँ 2-2 बार। और जो स्टीम है वो मुझे बहुत ही अच्छे से, बहुत ज़्यादा सूट करती है। तो मेरी स्किन पे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मेरी स्किन स्टीम लेने से ड्राई आउट नहीं होती। और जो मिलाज़मा का पूरा ट्रीटमेंट है मैंने स्टीम लेते लेते किया है, मतलब मैं सालों से स्टीम इस्तेमाल कर रही हूँ, मुझे उससे कोई भी परेशानी नहीं हुई। लेकिन आपकी स्किन पे ये कितना सूट करता है और आपको कितनी बार लेने की ज़रूरत है, ये आपको खुद डिसाइड करना है। फिर भी आप डिसाइड नहीं कर पा रही हैं तो मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगी। पहली बात तो ये बताना चाहूँगी कि जो स्टीम होता है किसका होता है, पानी का।
तो ये झाइयों को ठीक नहीं करता डायरेक्टली। अब काफ़ी लोग ये सोचने लगे हैं कि मैंने स्टीम लेके दिखाया है, स्टीम लेके दिखाया है, तो अगर वो स्टीम नहीं लेंगे तो उनकी झाइयाँ ठीक नहीं होंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टीम कैसे झाइयों को ठीक कर सकता है? उसका डायरेक्टली कोई झाइयों पे असर नहीं आता। दूसरा क्या मैंने बोला है कि पतीले से नहीं लेना, स्टीमर से लेना है, स्टीमर दूर रख के लेना है, चेहरे पर हीट नहीं लगनी चाहिए। हाँ जी, कुछ लोगों को लगता है कि स्टीम नहीं लेना चाहिए झाइयों में। देखिए, सबका अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मुझे स्टीम लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन मैंने प्रिकॉशन के साथ ही लिया है, स्टीमर से लिया है, कभी भी पतीले से नहीं लिया। तो आप स्टीमर से लें, स्टीमर को दूर रखें, जो आपके चेहरे पे ना उसकी गर्माहट फील नहीं होनी चाहिए। अब ये भी डिपेंड करता है कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ का वेदर कैसा है। ठंडा मौसम है, आप स्टीमर दूर रख के स्टीम लेंगे, आपको बिल्कुल भी गर्माहट महसूस नहीं होगी। लेकिन अगर गर्मी का मौसम है, जून जुलाई का महीना है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऐसे में क्या पॉसिबल है कि आप स्टीम ले लें? ले ही नहीं पाएंगे। ऐसे में आपको क्या करना है वो ऑप्शन भी मैं बताती हूँ आपको। अब ये बात आती है कि किसको स्टीम लेना है, किसको नहीं लेना, कितनी बार नहीं लेना। तो देखिए, जो स्टीम है डायरेक्टली तो काम नहीं करता, इनडायरेक्टली मुलाजमा पे काम करता है। कैसे करता है? पहली बात तो जिनकी ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, वो ऑयल घी कुछ भी फेस पर लगा नहीं पाते। अब जो झाइयों के ट्रीटमेंट पे ना ज़्यादातर जो अच्छी चीज़ें हैं ना वो ऑयल बेस्ड होती हैं, घी बेस्ड होती हैं। मैं सिर्फ कुमकुमादी ऑयल की बात नहीं कर रही। आप कई सारी क्रीम भी खरीदोगे ना, बहुत चिपचिपी होती हैं, 2-4 दिन हम लगाते हैं, बहुत ज़्यादा पिंपल आ जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोग ना कभी भी झाइयों का ट्रीटमेंट ले ही नहीं पाते, तो उनके लिए स्टीम है। क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम ऑयल लगाते हैं, घी लगाते हैं, वो हमारे पोर्स को बंद कर देता है। कुमकुमादी ऑयल भी बंद करता है, देसी घी भी बंद करता है, और बहुत सारी क्रीम्स हैं जो बंद कर देती हैं, तो उससे हमें पिंपल आने लगते हैं। जो स्टीम है वो क्या करता है? पोर्स को ओपन कर देता है। तो अगर किसी की ऑयली स्किन है, पिंपल आते हैं, वो अगर झाइयों का ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो स्टीम नहीं लेंगे तो वो कंटिन्यू ही नहीं कर पाएंगे, वो छोड़ देंगे ऑयल घी लगाना, डेफिनेटली छोड़ देंगे, नहीं लगा पाएंगे। तो अगर ऑयली स्किन वाले हैं, वो स्टीम ले रहे हैं, तो उनको स्टीम को कैसे फॉलो करना है मैंने वीडियो में बताया भी था, दोबारा बता रही हूँ, जैसे कि मैं करती हूँ। स्टीम लेने से क्या होता है? पोर्स ओपन हो जाते हैं। पोर्स ओपन हो गए, अब आपको क्या करना है? पोर्स को दोबारा से बंद करना है। तो आपको 2 तरीक़ों से बंद करना है। या तो ठंडे पानी के छींटे मारो उस पर 4-5 मिनट तक, 2-3 मिनट, जितना आपको लगे। ऐसा नहीं हो कि सर्दियों में फेस पूरा आपने रेड कर लिया, नम कर लिया, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है? तो फेस पे आप ठंडे पानी के छींटे मारो। अभी सर्दियों में ना जो नॉर्मल टैप वाटर है वो भी ठंडा आ रहा है, आप उससे कर सकते हैं, फिर वो पोर्स क्लोज हो जाएंगे। दूसरा क्या तरीका है पोर्स को क्लोज करने का? मैंने क्या कहा था कि मैं फेस पैक बना के फ्रिज में रख देती हूँ। फ्रिज में क्यों रखती हूँ? क्योंकि वो ठंडा हो जाए। तो क्या स्टीम क्या होती है? गर्म होती है, उससे पोर्स खुलते हैं। ठंडा लगाएंगे तो पोर्स क्या होगा? सिकुड़ जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसीलिए मैं फेस पैक को फ्रिज में रख देती हूँ कि वो ठंडा हो जाए और मैं ठंडा ठंडा सा फेस पे लगाऊँ। तो उससे भी क्या होता है कि फेस पैक भी स्किन के अंदर जाता है और पोर्स भी बंद हो जाते हैं। पोर्स खुलने के बाद बंद करना क्यों जरूरी है? क्योंकि खुले रहेंगे तो उसमें गंदगी ट्रैप होगी और भी ज़्यादा एक्ने आएंगे। तो जिनकी ऑयली स्किन है उनको कितनी बार स्टीम लेना चाहिए? ऑयली स्किन वालों को भी अपनी स्किन के हिसाब से ही समझ में आ जाएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्लॉग्ड पोर्स की प्रॉब्लम नहीं है तो वीक में 1 बार स्टीम लेना काफ़ी होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्ने आ रहे हैं तो फिर आप उसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे आपको पता चले कि ये चीज़ आपको सूट कर रही है। एकदम से नहीं बढ़ाना होता किसी भी चीज़ को। अगर किसी की ड्राई स्किन है उनके लिए 1 इन अ वीक काफ़ी है। अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन क्लियर रहती है, डेड सेल्स भी ज़्यादा जमा नहीं होते, तो आप 15 दिन में 1 बार भी कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि पतीले से ले सकते हैं, वहाँ पतीले से नहीं लेना। पतीले से आप दूर से कैसे लोगे? वो तो सारी गर्माहट चेहरे पे आएगी, वो तो हम नहीं कर सकते। अगर स्टीमर नहीं है तो फिर क्या करें? मैंने वही बताया कि सबके लिए स्टीम लेना कंपलसरी नहीं होता। मान लो आपके पास स्टीमर नहीं है, आपकी ऑयली स्किन है, या फिर आप स्टीम लेना चाहते हो ताकि जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अंदर अच्छे से पेनिट्रेट करें, तो आपको क्या करना है? इसी का हमारे पास जो दूसरा ऑल्टरनेटिव है वो क्या है? गुनगुना पानी। आपको क्या करना है? रात के समय गुनगुने पानी से चेहरा साफ़ करना है। गुनगुने पानी से चेहरा साफ़ करने के बाद भी ना आपको वही वाला प्रोसीजर करना है। गुनगुने पानी से भी पोर्स ओपन होंगे तो बाद में आपको क्लोज करना है। उसके लिए आप पानी के छींटे मारो बार बार, या फिर आप ठंडा फेस पैक लगाओ। अच्छा, मैंने ये भी कहा है कि स्टीम के तुरंत बाद भी आप कुमकुमादी ऑयल लगा सकते हो। तो पहले तो ये जो बात है ना, ये ऑयली स्किन वालों के लिए बिल्कुल नहीं है कि जब पोर्स खुले हैं ना तब कुमकुमादी ऑयल लगाना है। तो जिनकी भी ऑयली स्किन है और एक्ने वाली स्किन है वो वैसा नहीं करेंगे। जैसा मैंने करके दिखाया ना, ठंडा फेस पैक लगाया, वो करेंगे। हमें तो तुरंत ही पोर्स बंद कर देने हैं। जिनकी ड्राई स्किन है वो ऐसा कर सकते हैं कि जब पोर्स ओपन हो तब कुमकुमादी ऑयल लगाएं। उसके बाद भी ना उनको जैसे कुमकुमादी ऑयल से मसाज कर लिया, उनको पोर्स क्लोज करने हैं। पोर्स क्लोज करने के लिए आप क्या कर सकते हो? ऊपर से आप एलोवेरा जेल लगा लो, अगर सूट करता हो। तो सबको सूट नहीं करता क्योंकि एलोवेरा जेल जो होता है वो ठंडा होता है।
वो सारा मॉइस्चर भी लॉक कर देगा, आपके पोर्स भी बंद कर देगा। अच्छा, स्टीम आप जब भी लेते हो ना, दिन में सुबह के टाइम बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है, आपको रात को लेना है। ऐसे टाइम पे आपको लेना है कि स्टीम लेने के बाद ना आप बाहर बिल्कुल भी ना जाओ। क्यों? क्योंकि इससे पोर्स ओपन होते हैं। उसी टाइम पे अगर मान लो ठीक से आपने क्लोज नहीं किया उनको ठंडे पानी से, आप बाहर चले गए, खुले पोर्स में गंदगी जाएगी, पिंपल्स आ जाएगा। तो हमें पिंपल्स अवॉइड करने हैं और ज़्यादा पिंपल्स आ जाएंगे। होपफुली स्टीम से जुड़ी जितनी भी क्वेरीज हैं उनका मैं जवाब दे पाई हूँ। फिर भी कोई क्वेरीज है आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। एक कमेंट आया था मेरे पास कि मैम आप ना एक्सरसाइज के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाओ, लेकिन ना मुझे सच में समझ नहीं आया कि सिर्फ एक्सरसाइज के ऊपर एक पूरी वीडियो क्या बन सकती है। इसीलिए मैंने उस टॉपिक को भी इसी वीडियो में इंक्लूड करने का सोचा है। तो सबसे पहले ये सवाल आता है ना, लोगों को ये लगता है कि झाइयाँ ठीक करनी है तो एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, हम जैसे एक्सरसाइज करेंगे झाइयाँ ठीक हो जाएंगी। आप ना प्रोसेस को समझने की कोशिश नहीं करते कि एक्सरसाइज से झाइयाँ कैसे ठीक होती हैं। तो एक्सरसाइज वर्कआउट इसलिए बताया जाता है ना क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोगों में हार्मोन इम्बैलेंस की समस्या होती है। और हार्मोन इम्बैलेंस क्यों हो रहा है? जो हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा रिड्यूस हो गई है, इसीलिए आजकल बोला जाता है एक्सरसाइज करो तो झाइयों में फ़ायदा मिलेगा। वो इनडायरेक्टली मिलेगा, मतलब आप वर्कआउट करोगे, आपका जो हार्मोन है वो बैलेंस होगा और झाइयों में उससे फ़ायदा मिलेगा। तो अब किसको एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, किसको नहीं, और कितनी फिजिकल एक्टिविटी करनी ज़रूरी है? क्योंकि किसी का कमेंट आया, मैम मैं तो बहुत ही ज़्यादा दुबली पतली हूँ और मुझे डर लगता है अगर मैं वॉक करूँगी तो और पतली हो जाऊँगी। तो पहली बात तो ये कि आपको एक्सरसाइज, वर्कआउट, योगा करना है नहीं करना, वो आपकी ओवरऑल कितनी फिजिकल एक्टिविटी है उस पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो कि कुछ हाउसवाइफ हैं, उनको इतना ज़्यादा काम होता है, झाड़ू पोछा है, पूरे दिन यहाँ से वहाँ भागते रहना है बच्चों के पीछे पीछे, तो उनको अलग से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी ना 10-15 मिनट की वॉक बिल्कुल भी बुरी नहीं होती। इतनी वॉक अगर हम कर लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप पतले भी हैं, बिल्कुल दुबले पतले भी हैं, अगर आप 10-15 मिनट वॉक करेंगे ना सुबह शाम, उससे आपका वेट लॉस नहीं होगा, बल्कि आपका जो डाइजेस्टिव पावर है ना वो इम्प्रूव होगा, आपको भूख अच्छे से लगेगी, आप खाना ज़्यादा खाओगे, तो ये भी आपको वेट गेन करने में हेल्प कर सकता है। देखो, किसी भी चीज़ को ना हम कैसे यूज़ करते हैं उसी पे डिपेंड करता है। अब चाकू है, उससे हम सब्जी भी काट सकते हैं, हाथ भी काट सकते हैं। तो एक्सरसाइज वर्कआउट इसी तरीके से है, इससे वेट लॉस भी किया जाता है लेकिन वेट गेन भी किया जाता है। किसी ने पूछा कि मैम योगा करती हूँ, क्या अलग से मुझे जिम जाना या फिर वॉक करना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर आप किसी भी तरीके की एक एक्सरसाइज, एक वर्कआउट किसी भी तरीके का करते हो तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको दूसरी तरीके का करना ही करना है। जैसा कि मैंने बताया, ये डायरेक्टली आपकी झाइयों पे इम्पेक्ट नहीं करता बल्कि इनडायरेक्टली करता है। तो जो योगा होता है वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है हार्मोन बैलेंस करने के लिए, उससे तो ज़्यादा अच्छा मुझे नहीं लगता कि कुछ और है। नंबर 1 पे योगा, नंबर 2 पे वॉक। मेरे हिसाब से तो जो ये 2 चीज़ें हैं ना, ये बेस्ट हैं हार्मोन बैलेंस करने के लिए। अब बात करते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज करने से मैम शरीर में वात बढ़ जाएगा, तो फिर एक्सरसाइज करें ना करें, या फिर 2 मिनट की एक्सरसाइज करें, 5 मिनट की एक्सरसाइज करें, मतलब कैसे पता चलेगा कि शरीर में वात बढ़ गया है? हालांकि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, आपको फिर भी एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, श्रम करने से वात बढ़ता है। अब श्रम क्या है? जिससे आपको थकावट हो जाएगी। वात का लक्षण क्या है? बॉडी में पेन हो जाएगा। तो अगर आप इतनी एक्सरसाइज कर रहे हो कि आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, मसल पेन कर रही हैं, आप थक गए हो, वो चीज़ आपकी बॉडी में वात को बढ़ाएगी, और जो वात दोष है वो भी झाइयों में कारण होता है। तो आपको कैसे करना है? अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो ना, आपको धीरे धीरे उसकी टाइमिंग को बढ़ाना है। मान लो कि आप रनिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं कि रनिंग बुरा है, रनिंग करने से वात बढ़ जाएगा। आप रनिंग कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप एक दिन में इतनी रनिंग कर डालो कि आप बिल्कुल ही थक के चूर चूर हो गए। तो आपको धीरे धीरे उस चीज़ को बढ़ाना है। तो अगर आप रनिंग करते हो, आप वो भी कर सकते हो। उसका भी मैं बताऊंगी आपको कि अगर वात बढ़ भी रहा है तो कैसे कंट्रोल करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको थकावट ना हो, बॉडी में पेन ना हो। फिर भी अगर मान लो आप शौकीन हो वर्कआउट की और आप ज़्यादा वर्कआउट करते हो, आपको बॉडी बनाने का शौक़ है, उसके बाद आपको लगता है कि वात तो नहीं बढ़ रहा, तो आपको क्या करना है? आप जैसे एक्सरसाइज करके आते हो, आपको पूरी बॉडी पे तिल तेल लगाना है,
जितनी मालिश आप कर सको खुद से उतनी मालिश आपको करनी है। उसके बाद आपको गुनगुने पानी से नहाना है, सिर के नीचे कंधे से। सिर पे गर्म पानी नहीं डालना चाहिए, तो कंधे से आपको गर्म पानी से नहाना है। इससे जो वात बढ़ा होगा एक्सरसाइज करने से वो रिड्यूस होगा। अगर आप पूरी बॉडी पे ऑयल मसाज नहीं कर सकते तो आपको क्या करना है, बॉडी के जितने भी जॉइंट्स होते हैं उन पे लगाओ, क्योंकि जॉइंट्स जो होते हैं ना सबसे ज़्यादा वहीं पे वात बढ़ता है। इसीलिए जो भी लोग ज़्यादा जिम करते हैं या फिर खेल कूद में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं ना, उनको जॉइंट्स की प्रॉब्लम ज़्यादा देखी गई है। तो जितने भी जॉइंट्स होते हैं एटलीस्ट उन पे आप ऑयल मसाज कर लो। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप हल्की फुल्की वॉक करते हो, लेकिन आपको ये पता है कि आपकी बॉडी में वात बढ़ा हुआ है और आप पूरी बॉडी पे ऑयल भी नहीं लगा पाते, तो आपको क्या करना है, तो कम से कम फुट मसाज कर लो, उससे भी वात रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर किसी की बॉडी के अंदर पेन है यानी ऑलरेडी वात बढ़ा हुआ है, तो क्या उन्हें बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए? तो जब आपको एक्यूट पेन हो यानी अभी आपकी बॉडी में दर्द हो रहा है, उस टाइम पे एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। उस टाइम पे आपको रेस्ट लेना चाहिए, वॉक नहीं करना चाहिए। और तिल तेल के अलावा ना आप कई सारे वातहर ऑयल आते हैं, जैसे कि महानारायण तेल आता है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो जहाँ पे भी आपको पेन है वहाँ पे आप उसका मसाज कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी बॉडी में कहीं भी एक्यूट पेन है ना, तो मैं आपको ये सलाह दूंगी कि अपने आप से आप ऑयल मसाज ना करने लग जाओ, आप एक बार डॉक्टर को दिखा लो। क्योंकि जो ऑयल मसाज है ना, वो एक्यूट पेन किस कारण हो रहा है इसमें देखा जाता है। यानी अगर वहाँ पे इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन यानी पित्त बढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे फिर मसाज नहीं करना होता। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग भी नहीं करना होता, मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग भी वहाँ पर मसाज नहीं करना होता। तो ऐसा नहीं हो कि आपको कहीं पे चोट लग गई हो और आपको फ्रेश इंजरी है, पेन हो रहा है, आप ऑयल मसाज करने लग गए कि मैम ने बताया है दर्द है तो ऑयल मसाज करना है। तो अगर आपको कहीं भी पेन है ना, एक्यूट पेन है, तो सबसे पहले आप डॉक्टर से मिल लो। आप उनसे पूछ लो कि यहाँ पे हम गर्माहट प्रदान कर सकते हैं, गर्म सिकाई कर सकते हैं, ऑयल मसाज कर सकते हैं। पूछने के बाद ही करो। लास्ट में इस बात का जवाब देना चाहूँगी कि कई लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर कहा, मैम 1 मंथ हो गया आपका रेमेडी यूज़ करते हुए और अभी तो कुछ असर दिखा नहीं। तो देखिए, आप सब्र रखिए, मुझे तो 1 साल में कोई असर नहीं दिखा था। तो अगर किसी को 1 मंथ में असर नहीं दिख रहा तो घबराने की बात नहीं है। और कुछ लोगों ने बोला है कि मैम 2 महीने में असर तो दिखा है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं दिखा है। अरे आपको असर दिख गया, ये भी बहुत बड़ी बात है, इसको आप पॉजिटिव साइन मानो और कंटिन्यू करो। और मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन जिन लोगों को भी इफ़ेक्ट दिखा है, जिनके भी पॉजिटिव फीडबैक हैं, नेगेटिव फीडबैक हैं, सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इसलिए शेयर करें क्योंकि दूसरे लोगों को उससे पता चलेगा कि क्या फ़ायदा हो रहा है, कितनी देर में फ़ायदा मिलेगा। तो प्लीज़ अपने जो भी रिव्यूज़ हैं ना, जितने भी मेरी ऑडियंस में से हैं, जो भी रेमेडीज़ को यूज़ करते हुए जिन्हें भी 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, प्लीज़ अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। जो आप क्वेश्चन पूछते हैं उनका तो मैं जवाब देती ही हूँ। अगर आप अपने रिव्यू शेयर करेंगे तो ये बाकी जो लोग हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। तो आज की वीडियो यहीं तक। अभी भी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछना। इस झाइयों की पहेली को हम सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टे हेल्दी एंड कीप ग्लोइंग।